इमरान खान के खौफ से कि वो दोबारा आके जेलों में बंद ना कर दे, जो कि हकीकी खौफ है बाय द वे, वो उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए कि जो कि मेरे ख्याल से जिनकी डिमांड नहीं भी थी। एक बार किडनैप कर लो, मुंह पे कपड़ा चढ़ाओ, एक इनोसेंट प्योर सोल है, उठा के मुंह, चूंकि मेरे साथ नहीं है, मुंह पे कपड़ा चढ़ाओ, उठा के जाके तुम दो। यहाँ का सिस्टम ही है खराब, पुरानी जीन्स और गिटार, कि मैं नहीं बोल रही, मेरा यार बोलता है। आवर हाउस इज अब्लेज, हमारा घर नजरे आतिश है, जल रहा है। मोहसिन नकवी साहब जो है वो उनका इशारा और उनकी सारी गुफ्तगू जो थी वो 28वीं तरमीम के हवाले से एक वार्निंग थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन नकवी साहब इस सिस्टम को रीसेट करना चाहते हैं और नए सूबों की ख्वाहिश मोहसिन नकवी साहब की जुबान से उन्हें पैगंबर बनाकर कौम तक पहुंचाई गई और सीज फायर करना पड़ा फिर नून लीग और मोहसिन नकवी के दरमियान। सिस्टम किसने बनाया है और ये सिस्टम कौन बनाता है और ये सिस्टम कौन बनाता आ रहा है और सिस्टम को रीसेट भी किया जाता रहा है। ये कोई पहली बार रीसेट करने की ख्वाहिश नहीं है। तो फिर ये सिस्टम क्यों नहीं चल पा रहा? और 4.5 साल से इस वक्त जो वन पेज हम देख रहे हैं, बल्कि वन पेज नहीं, पूरा वन बुक है, इस वक्त वन वॉल्यूम है। और ऐसा कमाल वन पेज है कि कोई रुकावट आड़े नहीं आ सकती, कोई अदालत नहीं है जो सवाल करे हुकूमत के किसी एक्शन के ऊपर, किसी फैसले के ऊपर। मीडिया, जिसका काम वॉच डॉग है, वो सवाल नहीं कर सकता। पुलिस ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पर हाथ बांधे ताबे फरमा के तौर पर खड़ी है। तो फिर क्यों नहीं मुल्क 4.5 साल से चल पाया? अब 4.5 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि सिस्टम को रीसेट करना है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी, एकेडमिशियन, तज्जियाकार जनाब रजा रूमी साहब। रूमी साहब, क्या सिस्टम का क्या करें? जी, वो का अली हैदर का गाना था ना कि यहाँ का सिस्टम ही है खराब, पुरानी जीन्स और गिटार। आपको याद होगा, मुझे वो याद आ जाता है सिस्टम सिस्टम की गर्दान सुन के। पहली तो ये बात है आपने जो कही अपने इब्तदाइये में, अमीर भाई के ये मोहसिन नकवी साहब रीसेट करना चाहते हैं। असल में मोहसिन नकवी तो बेचारे क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या मजाल। आपको पता है कि कौन करना चाहता है और उनके पीछे कौन है। असल बात तो ये है, पहली तो ये चीज क्लैरिटी होनी चाहिए कि मोहसिन नकवी ने खुद कुछ नहीं कहा। वो क्या है, हमारे यहाँ पंजाब में कहते हैं कि मैं नहीं बोल रही, मेरा यार बोलता है। तो हम्म, पहली तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि रीसेट क्या होता है, मतलब रीसेट किस तरीके से होगा। रीसेट तो बड़ा क्लियर है, आपके पास एक आईन पाकिस्तान मौजूद है, आप उसी को चला लें। उसके ऊपर जहां जहां अमल दरामद नहीं हो रहा वो रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें कोई भाव नहीं है। और अगर वो सब लोग उसके पाबंद हो जाएंगे तो मुल्क में जो अफरा तफरी और जो प्रॉब्लम्स हैं आधी तो वही सॉल्व हो जाएंगी। आधी बाकी जो रहती हैं वो मकामी हुकूमतों, वो जो सूबाई हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारी सियासी पार्टियां, ये उनकी बदमाशी भी है कि वो लोकल गवर्नमेंट बनने नहीं देती। जिससे अभी आप देखिए कराची में क्या हाल है। असल तो प्रॉब्लम जो मोहसिन हम्म, नकवी की तकरीर का लुब्बे लुबाब था, वो पहले तो ये बात थी कि भाई कराची का जो हाल बना हुआ है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो आप लैपटॉप दे रहे हैं पीएमएलएन वाले, या ये इस तरह की इंटरवेंशंस करें, 18 घंटे काम करें, उससे लोगों की जिंदगियों में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने फिर ये सूबों वगैरह की बात की। अच्छा, अब बात यह कि असल प्रॉब्लम यह है कि लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है। और वो जो भी मोहसिन नकवी की बातों, मोहसिन नकवी से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके अंदाज पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं वो बात, उसमें वजन जरूर है कि एक आम पाकिस्तानी शहरी जो है वो अपने आप को डिसकनेक्टेड महसूस करता है रियासत के साथ, हुकूमत के साथ। वो कहता है भाई तालीम मुझे प्राइवेट मिलेगी, सेहत की फैसिलिटी प्राइवेट मिलेगी, टैक्स मुझे उतना ही भरना पड़ेगा, पीने का पानी मैंने खरीदना है बोतल वाला या उबालना है, सिक्योरिटी मैंने अपना खुद बंदोबस्त करके गेटेड कम्युनिटी में रहना है। तो फिर ये रियासत का क्या काम है, क्या तस्वुर है। तो उस लिहाज से उस हद तक ठीक है। लेकिन ये जो रीसेट का एक होता है ना हमारे यहाँ वबाल या ये खपत होता है। देखिए, जनरल मुशर्रफ ने भी ट्राई किया था रीसेट करने का, उससे पहले जनरल जियाउल हक ने किया, फिर अयूब खान तो मास्टर है बुनियादी जमहूरियत जो है। ये तस्वुर जो आज वाला है, ये भाई ये ना 22 यूनिट बन जाएंगे,
22 सूबे बन जाएंगे, उन्होंने ज्यादा बेसिक डेमोक्रेट्स बना दिए थे। तो ये एक तरह से बादशाहत के निजाम में ये इस तरह की तजावीज दी जाती हैं। मगर मैं ये समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो उनका इशारा और उनकी सारी गुफ्तगू जो थी वो 28वीं तरमीम के हवाले से एक वार्निंग थी पॉलिटिकल पार्टीज को, रूलिंग पार्टीज को, स्पेशली पीपीपी को, कि अगर आपने जो है कॉपरेट ना किया इस मंसूबे पे तो फिर उसके कुछ नताइज निकल सकते हैं, भुगतना पड़ेंगे। और पीएमएलएन को भी मैसेज दे दिया कि अगर आपने भी ताउन ना किया, अगर आपने बीच में कोई गड़बड़ की पीपीपी के साथ वगैरह वगैरह, तो फिर आपकी भी लैपटॉप वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये इसकी लुबे लुबाब थी जी अमीर। तो ये सिस्टम को जो लोग अपसेट करते हैं, अगर वो अपसेट करना छोड़ दे तो रीसेट करने की जरूरत ही ना पड़े। जी बहुत एग्जैक्टली वो अपने बात कही कि भाई रीसेट करने की कोई जरूरत नहीं। आईने पाकिस्तान में तो आपसे अर्ज किया कि वो मौजूद है, उसमें 18वीं तरमीम भी है, उस पर अमल कीजिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन पे अमल कीजिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे अमल कीजिए। फेडरल गवर्नमेंट का साइज इतना बड़ा हो चुका है, उसको कट कीजिए। और वो जो है रूलिंग पार्टीज जो है पीपीपी और पीएमएलएन, पीपीपी ने तो किसी हद तक की हुई है नाम बराए नाम लोकल गवर्नमेंट्स, लेकिन जो पंजाब में तो वो भी नहीं है, केपी में भी नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब जो है वो भी वादा करके आए थे पहली बार भी जब वो उन्होंने अपने बड़े जलसे किए 2011 में। बाद में हम्म। भी उन्होंने कहा वो लोकल गवर्नमेंट्स होंगी, अपने मंशूर में भी लिखा, लेकिन वो अमल दरामद नहीं हुआ क्योंकि सियासी पार्टियां ये करती नहीं है। और फिर ये हम्म। बदकिस्मती है कि ये फौज फिर आके तीनों फौजी जो हुक्मरान थे, अयूब, जिया और मुशर्रफ, उन्होंने बल्दियाती निज़ाम को इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब बनाया, लगाया, चला नहीं वो। और अभी 28वीं तरमीम में मेरे ख्याल से जो अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज होगा सूबों की बजाय वो लोकल गवर्नमेंट पे होगा, कि वो उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और उनको पैसे यकीनी मिलेंगे, क्योंकि ये सूबाई गवर्नमेंट्स जो है ये सियासी पार्टियां पैसे भी नहीं देती। सिंध में देखे ना क्या, और यहाँ हम्म। पंजाब में पहले जो कंप्लेंट्स आई हैं कि भाई आपने बना दिए लोकल गवर्नमेंट, उसके पास पैसे नहीं, तो वो तो बराए नाम एक ढांचा है। तो ये है सारी बात। और मेरे ख्याल से इसके पीछे प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारी विक्ट्रीज जो है जमा की हैं फॉरेन अफेयर्स में। लास्ट ईयर इंडिया के साथ जो था वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद 6-8 महीने के बाद ईरान की जंग में सालिसी का किरदार अदा करके उन्होंने अच्छी दुनिया भर में अपना इमेज बेहतर किया है, कोई शक नहीं है। मगर डोमेस्टिक प्रॉब्लम यह है कि लोग अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि लोगों का पेट नहीं भरता ना ईरान की सालिसी करने से या इंडिया से जंग जीतने के बाद। आपको लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को सेहत तालीम बंदोबस्त चाहिए, वो नहीं हो रहा। उससे बड़ी टेंशन है। फिर साथ में जो हमारी पेरिफेरीज पे लोग हैं, बलूचिस्तान में, एजेके में, खैबर अ, पख्तूनख्वा में, वो भी खफा बैठे हैं ये जी। जो आपने हमारी खारजा की सतह पे जो हमने कामयाबियां हासिल की हैं, उसके बारे में ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान जो हमारी अफवाज के ही साबिक फौजी अफसरान हैं, हीरोज हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी जारी की 31 जुलाई को। उसमें वो कहते हैं कि आर हाउस इज अब्लेज, हमारा घर नजरे आतिश है, जल रहा है। जी। एंड वी साइन पैक्ट्स अब्रॉड, और हम जी। बाहर जाके मुआहदे कर रहे हैं। वो कहते हैं एन आर्मी whose writ is contested in its own Pooch division जी। has no business guaranteeing the borders of others। कि जी। यहां पे आप क्या कर रहे हैं और आप जाके बाहर दूसरों के बॉर्डर के फैसले कर रहे हैं कि फला का बॉर्डर ये और फला का बॉर्डर ये। वो ठीक है अमीर, आपने अच्छी रेफरेंस निकाला है। और यकीनन इस बात में वजन भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो वेटरन्स है ना, ये जो साबिक होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स, फौजी हो कि सिविलियन हो, मुझे इनकी बातों से बड़ी चिढ़ होती है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सारी उम्र मजे करे। आप खुद भी रिटायर्ड रिटायर्ड तो मैं है नहीं, आपने तो खुद छोड़ दी थी सर्विस। हाँ जी, रिटायर्ड नहीं हूं मैं। और इसलिए मैंने तो इस्तीफा दे दिया था, ठीक है ना। मैं इस हाँ, निजाम से मुतमईन नहीं था, मैंने कहा मैं इस्तीफा देके कुछ और कर लेता हूँ, जिंदगी में बहुत कुछ है। ये बिल्कुल। पूरी सर्विस करते हैं, पेंशन देते हैं, उसके बाद इनको प्लॉट भी मिलते हैं, जो वेटरन्स हैं सो कॉल्ड।
या इधर सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, मजे पूरी कर करा के उसके बाद वो ऐसे जमहूरियत पसंद और ये वो बन जाते हैं। तो मैं इनकी बात पे कम ध्यान दूंगा, मैं ज्यादा ध्यान दूंगा डायरेक्ट जो लोग कह रहे हैं। मारंग बलोच जो कह रही है, बलोच नौजवानों की तर्जुमानी करी है, मैं उसकी बात पर ज्यादा उसको वजन देता हूं। जो JAAC आजाद जम्मू कश्मीर में मुतालबात करी है कि हमारे निजाम में करप्शन ना करो, हमें मैनिपुलेट ना करो, हक राय दही को सही तरह बनाओ, मैं उनकी बात पे यकीन करता हूं और उनकी बात को मुकद्दम समझता हूं। मैं खैबर पख्तूनख्वा में जो जो लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट है सूबाई, जो वो बात कह रही है, मैं उसको मानता हूं, उसकी बात को सुनना चाहिए। और जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में लोग हैं जो कि कंप्लेन कर रहे हैं जिस तरह से हैंडल किया गया मामला, वो हकीकी नुमाइंदे हैं। वेटरन्स की बात ठीक है, फौजियों के लिए जनरल आसिम मुनीर सुने उनकी बात, बुला के उनसे करे डायलॉग वगैरह। हमें इन वेटरन्स से अब जो है ना, देखिए ये दो साइड के होते हैं। आधे वेटरन ये कह रहे हैं ना, आधे वेटरन इस वक्त हुकूमती ओहदों में भी बैठे हुए हैं बाय द वे। जो हाँ। कई अथॉरिटीज और मिनिस्ट्रीज और कोई रिटायर्ड कोई सर्विंग, तो ये भी बड़े अपने अब तो मतलब सेक्रेटरी दाखिला तक लगा दिए गए हैं। बस। तो आप मुझसे बेहतर वेल इन्फॉर्म्ड है। तो बात यह है कि ये वेटरन भी वेटरन होता है। एक वेटरन वो होता है जिसको कुछ मिला नहीं है, नाराज है, अपने इदारे से कुछ कुछ दिया नहीं है, या कोई सियासी कोई एंगल है। दूसरा वेटरन है मुतमईन है, आराम से दफ्तर भी जा रहा है, पेंशन भी ले रहा है, काम भी हो रहे हैं। तो असल बात यह है कि यस, हमें उनकी बात में इस हद तक बिल्कुल वजन है कि आप बाहर जितने मर्जी ग्लोरी हासिल कर लें, जितने मर्जी डंका बज जाए। मैंने भी वही अर्ज किया कि हम्म। डोमेस्टिकली लोग खुश नहीं हैं, और उसकी दो बुनियादी वजह, एक तो यह है कि मीशत बेहतर नहीं हो रही, मीशत बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हुआ है। दूसरी ये बात है कि लोग ये समझ रहे हैं कि वो एक्सक्लूडेड है, लोगों की आवाज, लोगों की शमूलियत इस सिस्टम में नहीं है, चाहे वो बलोच नौजवान हो, चाहे वो KP की में वो लोग जिन्होंने वोट किया है, चाहे वो बहुत सारे PTI के वोटर्स हो जो कि नाराज हैं। वो कहते हैं हम्म। भाई हमने फरवरी में जाके वोट दिया था, गवर्नमेंट किसी और की बन गई है। तो फेयर पॉइंट है ना, कोई एड्रेस करने वाला। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि इंस्टेबिलिटी कॉज करके कल ये गवर्नमेंट फारिग करें और ये करें। भाई आप डायलॉग तो स्टार्ट करें, आप ये कोशिश तो करें कि अगला जो इलेक्शन है वो शफाफ हो, इलेक्शन कमीशन में जो चेंजेस होनी है वो हो, नए इलेक्शन कमिश्नर्स तैनात हों, कोई गारंटीज मौजूद हों कि अगले बार जब लोग वोट देने निकलें 2029 में 28 में जब भी होते हैं इलेक्शन, तो उनके वोट जो है उसका तकद्दुस बहाल रहे। लेकिन कोई ऐसी डायरेक्शन, मुझे ये बड़ी शिकायत है सियासी पार्टियों से। देखिए इस्टेब्लिशमेंट से हमें ये तकाजा नहीं करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना अमीर भाई पाकिस्तान की, वो इलेक्शन में यकीन ही नहीं करती। ये आपको याद होना चाहिए। 1947 के बाद पहला इलेक्शन 1970 में हुआ, 23 साल पहला। बाद। जी। तो उसकी वजह यह कि ब्यूरोक्रेट्स रूल पहले थे, सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स 10 साल, चौधरी मोहम्मद अली, गुलाम मोहम्मद, फलाना ढमाका, सारे वज़ीर आज़म बन रहे हैं, वजीर बन रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं। फिर अयूब खान साहब आ गए, उनके साथ हमारी जनरल्स जो थे, और ब्यूरोक्रेट्स मिलके चलाते रहे। इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, इन्हें एलर्जी है फ्री इलेक्शन से, एलर्जी है। और वो जब एलर्जी हुई 70 में, तो क्या हुआ आपको पता है, मुल्क तोड़ दिया, इंतकाले इक्तदार ना हुआ, या मुल्क हम्म। टूट गया, तोड़ दिया, इंडिया ने इंटरवीन कर दिया, जो भी आप थेरी समझते हैं, हकीकत है वो नतीजा ये निकला कि मुल्क आधा हो गया। अब ये एक उनकी प्ले बुक है, इसमें सियासतदानों का फायदा होता है जो कि गवर्नमेंट में हो, जो कि ऑपोजिशन में हो, क्योंकि उन्हें सिस्टम को बहाल, आज अगर जो PMLN और PPP की बारी लग गई है, तो वो सिस्टम को अगर स्ट्रेंथन करेंगे तो बाद में इनकी पार्टियों को ही फायदा है। ये जो हम्म। बीच में इन्होंने इमरान इमरान के खौफ से, ये अजीबो गरीब एक इमरान खान के खौफ से कि वो दोबारा आके जेलों में बंद ना कर दे, जो कि हकीकी खौफ है बाय द वे। लेकिन वो उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं कि जो कि मेरे ख्याल से जिनकी डिमांड नहीं भी थी वो भी पूरा कर दिया है। ठीक है, तो कोई ज्यादा बात रेस नहीं। ज्यादा रेस दे दी गई। जी। जनवरी फरवरी में आपको पता ना कि एक जुमला मशहूर हुआ था कि साड़ी गल हो गई है, मैंने कहा हो भी था, गई तो है। बड़ी, मैंने एक टीवी शो में कह दिया, तो मुझ पे इतने नाराज हुए, पटवारियों ने खूब ट्रेंड चलाए। आपको पता ना कि मैं उन लोगों में से हूं कि जिनको के सारी लोग एक सियासी पार्टियां समझती हैं कि दूसरी पार्टी के साथ है, इसलिए टारगेट तस्वीरें लगा के टारगेट लगाओ।
तो पटवारी ने कहा कोई ऐसी बात नहीं हुई, ये पहले से प्रोपेगेंडा फैला रहे। भाई मैंने खुद अपने कानों से ये फिक्रा सुना एक अताउल्लाह इंटरव्यू। तारड़ साहब ने मेरा ख्याल कहा था शायद। हाँ उन्होंने, राणा साहब उन्होंने भी कोई इस तरह की बात कही थी। हम्म। अच्छा, बहरहाल अमीर, अब बात यह है कि जब आपकी बात हुई थी जो भी, और कोई चीजें तय हुई थी यकीनन, लेकिन इन्होंने उससे भी ज्यादा कहा कि हजूर पेश है, आप पेशकश है आपके लिए। अब ये सिविलियन गवर्नमेंट्स जो होती हैं, ये उनका हम्म। काम नहीं होता। आपको याद है कि मोहम्मद खान जुनेजो भी हैंड पिक प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन हम्म। उसने भी असर्ट किया थोड़ी बहुत अथॉरिटी। एग्जैक्टली। आपको भी याद होगा। वो खड़ा हो गया जुमाली जियाउल हक के मुकाबले में। बिल्कुल खड़ा हो गया और उसने। मियां साहब ने उसको फारिग करवा दिया। मियां साहब पंजाब के सदर थे, मियां साहब ने उन्हें फारिग करा देता, अपनी पार्टी के सदर हुए और खुद आ गए। एग्जैक्टली। जिनीवा अकॉर्ड्स उसने अफगानिस्तान पे किए। उसने कहा मैं हाँ। जनरलों से बड़ी गाड़ी ले लूंगा, मैं ऑस्टेरिटी का प्रोग्राम चलाऊंगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, ये शाह खर्चियां बंद हो। सब सुजुकी एफएक्स में बैठेंगे, ग्रेड 22 के अफसर भी, वो भी बड़े नाराज हो गए। उस वो सारी ब्यूरोक्रेसी मिल गई ना, फौजी और सिविलियन। उन्होंने जियाउल हक को कहा इसको तो फारिग करो, इसको क्या पता है। मोहम्मद खान को वो हम्म। फारिग, बाहर भेजा किसी ट्रिप पे, बेचारा आया वापस तो गवर्नमेंट छोटी। फिर जमाली साहब, उन्होंने भी हाँ। थोड़ी बहुत जो जब कोशिश की तो उनको भी वो कर दिया गया। फिर मियां साहब की कहानी तो आपको पता है कि 3 बार ही उनके फटे हुए हैं, और हम्म। इस बार इसीलिए उनको साइड पे रखा हुआ है कि ये आगे कोई तंग ना करे। और इमरान खान की कहानी तो आप सबके सामने ही है कि पहले लाए चाहो मोहब्बत के साथ, फिर 1.5-2 साल के बाद जो है वो ने कहा कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। एंड में सारा काम वो अब आपके सामने। तो इसलिए उनसे तवक्को नहीं करनी चाहिए, तवक्को हमारी सियासी पार्टियों से होनी चाहिए। पार्टी बिल्कुल सही। पीएमएलएन, पीपीपी, पीटीआई, जेयूआई, हम्म। एमक्यूएम, यही लोग हैं, यही ये प्लेयर्स हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे इंशाल्लाह इसको हम आगे बात करेंगे, आपके साथ कोई नशिश रखेंगे कि ये। और वेरी ट्रू कि आप इस्टेब्लिशमेंट से मतलब क्या, उनका तो आपने कहा कि वो तो बिलीव ही नहीं करते चीज के ऊपर, आप उनसे क्या नहीं तो कर बिल्कुल रहे नहीं हैं? उनसे आप करते। किन नफली इबादत की बात कर रहे हैं भाई, जिनसे जिनका काम है, जो कस्टोडियन है इस बात के। आखिर में आपसे सिर्फ 2 मिनट, जो कि आपकी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग है, एक रैपिड फायर राउंड मेरे जहन में आ रहा है आपके लिए। जी, जरूर। चूंकि आपने कहा कि आप वो सिविल, आपने रिटायरमेंट, आपने अर्ली रिटायरमेंट ले ली जी ब्यूरोक्रेसी से, और आप उस जमाने में डीएमडी हुआ करता था, आप उसको पास कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एक क्विक राउंड आपसे मेरे जहन में आ रहा है। फर्ज कर लें हाइपोथेटिकली कि आप आज भी सिविल सर्वेंट हैं, मैं स्टेट हूं, रजा रूमी साहब आप एक रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जी। इलेक्शन हो रहा है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि फॉर्म 45 ये है, इसको तब्दील करके फॉर्म 47 मुझे ये वाला चाहिए, क्या करेंगे आप? देखिए ये आपने लंबे बड़ा जवाब नहीं दे रहे, फिर आपकी रिकॉर्डिंग लेट हो जाएगी। देखिए, मैं यही सोचूंगा, या तो मैं अपनी नौकरी बचाऊंगा, ठीक हम्म। है, या मैं कुर्बानी दे दूंगा। सो ये उस वक्त भी डिपेंड करता है। मैं पहले नौजवान था, जोशीला था, और यकीनन कुर्बानी दे देता। अब मैं जरा, जिसे कहते हैं, मिडिल एज की तरफ बढ़ रहा हूं, तो शायद 2 बार सोचूंगा कि अच्छा यार, इस मुल्क में तो ऐसे ही चल रहा है। इससे आपने हाँ। चूंकि सवाल ऐसा पूछा है, तो मैंने आपको जवाब भी उसमें सिनेरियोस में दिया है जी। अगर आप डिप्टी कमिश्नर हैं, हम्म। इस्लामाबाद के, चलें आपको बना देते हैं, और मैं स्टेट हूं, मैं आपसे कहता हूं कि ये फलां फलां लीडर्स को एमपी ऑर्डर के तहत अंदर करने हैं, इनको और इनकी फैमिलीज को, जो कि आप नहीं कर सकते, जो जो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, क्या करेंगे आप? देखिए, नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि ये बात हमने जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो कवानीन में ये लिखा हुआ था कि इलीगल ऑर्डर्स को ओबे नहीं कर सकते आप। अगर आप हम्म। इलीगल ऑर्डर को ओबे करेंगे तो आप जुर्म का खुद इर्तिकाब कर रहे हैं। इसलिए हम्म। इलीगल ऑर्डर। लेकिन एमपीओ की, चूंकि अब पहले एक जमाना था कि एमपीओ में आप ये कर सकते थे, अंग्रेज बहादुर ने जब बनाया था। अब उसके ऊपर तब्दीलियां आ गई हैं, हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स आ गई हुई हैं, और लॉ चेंज हो चुका है। और हाई कोर्ट की जजमेंट में ये कहा है कि जब तक ग्राउंड्स ना हो, हम्म। रीजनेबल ग्राउंड्स उन इन राइटिंग ना मुहैया किए जाए, उस वक्त तक आप एमपीओ नहीं लगा सकते जी। और मैं एक रियासत हूं, और मैंने पीका बनाया, और पीका के तहत मैंने एक एनसीसीआईए बनाई है जिसका मकसद खास है, और जी उसका मैं आपको हेड बना देता हूं। अब मैं आपसे कहता हूं कि एजाज सैयद को ठोक दो, उसको नोटिस जी। जारी करो, मैं और एजाज को, असद एजाज नूर मेरा को भी दोस्त नोटिस है। जारी करो। आप बताएं क्या एजाज करना में एजाज मेरा दोस्त है, उसकी मैं सिफारिश करूंगा, और नोटिस में कोई कोई गलती कर दूंगा ना, ताकि जान के वो है। कोर्ट उसको नॉकआउट कर दे। लेकिन अमीर अब्बास, अगर आपने और सवाल मुझसे पूछे तो आपका जरूर लगवा दूंगा।
मैं ऐसे असल बिल्कुल। में ये सवाल जो आपसे पूछ रहा था, ये काश के जो बाकी सर्विंग इस वक्त लोग हैं वो कुछ तो सोचें। क्या कुछ है रजा भी, भाई गिल्ट नहीं कुछ आता अच्छे भी होगा? हैं। कुछ लोगों ने देखे रेजिस्ट किया है, ऐसी बात नहीं है। कुछ पुलिस वाले भी, कुछ ऑफिसर्स ने भी रेजिस्ट किया है। लेकिन देखें, अफसर शाही का कल्चर जो होता है ना, अमीर उनका, हमें उनकी भी मजबूरियां समझनी चाहिए। उनका कल्चर ही अपने सुपीरियर्स की नौकरी करना होता है। हम्म। फौज में तो बड़ा सख्त डिसिप्लिन है, आप रिफ्यूज कर ही नहीं सकते। हम्म। सिविलियन में, पैस में और पुलिस में और दीगर महकमों में आपके पास ये जरूर कानून आपको इजाजत देता है, इख्तियार देता है कि आप रिजेक्ट करें, नो करें, या आप उनको कहें कि जी इसके ये मुज़मिरात होंगे, ये नहीं करना चाहिए। आप उनको एडवाइस भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान जब पावर में आते हैं, वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हम्म। मैंने अपने इसको, ये सहाफी ज्यादा बोल रहा है, इसको फिक्स करो। ये पॉलिटिशियन जो है ये ज्यादा कर रहा है, इसको तो टाइट करो, इसके खिलाफ केस खोलो। और उसमें आलाकार बेचारे ब्यूरोक्रेट्स ही बनते हैं, और कुछ बखुशी बनते हैं क्योंकि उनको फिर तरक्कियां मिल जाती हैं, और कुछ मजबूर होते हैं। और छोटी सी एक ग्रुप होता है जो कि साइड पे रह के, तो वो वाली पोस्टिंग्स भी नहीं करते, जिन्हें कहा जाता है अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स, ताकत वाली, या ल्यूक्रेटिव जिसे कहा जाता है अंग्रेजी बट में। बट मैं शायद बहुत इनोसेंट होकर ये सवाल आपसे कर रहा हूँ, पता नहीं किसी और सियारे का बासी होते हुए, कि क्या ये गिल्ट नहीं फील होता होगा कि मैं मुझे कहा जा रहा है कि रजा रूमी पे जाली एफआईआर करो और उठा के अगवा किडनैप कर लो, मुंह पे कपड़ा चढ़ाओ। एक इनोसेंट प्योर सोल है, उठा के मुंह, चूंकि मेरे साथ नहीं है, मुंह पे कपड़ा चढ़ाओ, उठा के जाके तुम दो। क्या मैं जा रहा हूं आपको पकड़ो, आपके मुंह पे क्या मेरे हाथ नहीं लरसते? मुझे गिल्ट नहीं, रात को सोता हूं जब मैं जाके, और मैं रोज 10-10 लोगों को उठा के लेके जा रहा हूं, रात सोता हूं, मैं तड़पता नहीं हूं? क्या मैं अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखूंगा, अपनी मां का चेहरा नहीं देखूंगा? यानी मैं इतना बतौर इंसान इतना भी खबीस हो सकता हूं कि मैं रोज एक गलत काम किया जा रहा हूं? देखिए, ये ना ऐसे करते हैं कि इसके ऊपर हम एक तफसील में बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी बड़ी मुख्तलिफ किस्म की आरा और मुख्तलिफ किस्म की थेरीज हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह के लोग होते हैं, जहाँ पे मसला बनता है, जहाँ पे गिल्ट भी आती है या नहीं भी आती है, बिल्कुल ये मामला होता है। मगर मैं जो अर्ज ये कह रहा हूँ आपको कि ये यकीनन उनको ये बात खलती होगी, और यकीनन फिर उसका बाद में बदावा, जो अपनी लंबी लंबी ऑटोबायोग्राफीज भी लिखते हैं ना ये लोग, तो आपको हाँ, पता ही है ना, उसमें भी जिक्र होता है। तो बहरहाल, बहुत आज बहुत के शुक्रिया। लिए थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। दो मौजूआत इंशाल्लाह, एक तो इस पे हम बात करेंगे और दूसरा वो जो सियासी जमातों वाला है, फिर आपको दोबारा कभी इंशाल्लाह जहमत दूंगा। बहुत बहुत एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, थैंक यू। शुक्रिया।